बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान साहब करते थे। आज मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब किसी मसरूफियत की वजह से इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए, तो मुझे इस प्रोग्राम करने का मौका मिला है। मियाँ सैफुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनके साथ पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के करंट अफेयर्स में आज एक मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हुकूमत को फंड्स भी जारी नहीं किए, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को भी जारी नहीं किए। तो इन सारी सूरत हाल पर हम मियाँ सैफुर रहमान साहब से बात करेंगे। जी मियाँ साहब, बताइएगा कि आज सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ क्या हुआ, उन्हें किस बेसिस पर नाअहल कर दिया गया और क्या उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? आपके इल्म में है? हाँ, ये बड़ा आपने उम्दा सवाल किया। दरअसल ये अगर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल तारीख को देखा जाए तो उसमें इदारों के साथ एक टकराव किसी कैफियत बहुत अरसे से चलती आ रही है। दरअसल ये है कि हमारे यहाँ वैसे तो एक पॉलिसी मौजूद है जिसे कहते हैं ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे इख्तियारात की तकसीम कहते हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी वाज़ेह रूलिंग आ चुकी हुई है, जिसके मुताबिक तमाम अदारों का के हदूद और क़यूद जो है उनका तयन कर दिया गया है। यानी अदलिया जो है वो मुकन्नना के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, मुकन्नना जो है वो अदलिया के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी, और इसी तरह इंतजामिया के चूंकि दो विंग्स हैं, एक तो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक फौज है। लेकिन अमलन ये होता आया है कि ये इस सेपरेशन ऑफ पावर्स, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स के बावजूद कुछ इदारे ज्यादा मुंह जोर हो गए आपस में गठजोड़ करके, जिस तरह माजी में एक दौर आया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिल गई, जैसे जियाउल हक का दौर था। और इसके बारे में ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है जो हम कर रहे हैं यहाँ, ये तकरीबन नोन बातें हैं, जिसमें कई जजेस हजरात जो रिटायर्ड हैं वो भी हमें बताते रहे हैं, और हमने आज मीडिया पर्सन इसको स्टडी भी किया। तो और उसमें कई बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी ये कहते हैं। मैं जैसे आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि मैं एक दफा चौधरी शुजात साहब के पास बैठा था, और बड़े वो आपको पता जीरक सियासतदान है। तो मैंने कहा जी अब तो ये आज से कुछ साल 2 साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा जी अब तो हालात बदल गए हैं, अब सुना बड़ी तब्दीली आ गई है, अब तो फौज का और अदलिया का वो गठजोड़ जो नेक्सस होता है वो तो नहीं होता। तो हंस के कहने के नहीं, आप कैसे कह सकते हैं अब किसका होता है और किसका होता है। ये कहने का मकसद है कि ये हमारे यहाँ ये जो सिलसिला चला, इसमें बाद में बदमज़गियां भी हुई। मैं पस मंजर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ताकि हम अब उस तरफ जरूरी है वो। तो वो इस पस मंजर में एक दूसरे से तवक्कुआत भी वाबस्ता हो गई, लोगों ने अपने जज भी मुंतखब कर लिए। हालांकि जजेस की तो ये तौहीन है कहना, लेकिन लोगों ने कहा जी फलान जज साहब जो है वो हमारे हैं, वो हमें फेवर करेंगे, फलान साहब है। जैसे आप देखें ना, वो कहे जी अता बंदयाल इनको कर रहे हैं और कादी फाजी साहब उनको कर रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। कादी फाजी साहब पे आएंगे कल, वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने बात की, उस पर भी हम आएंगे। अब यही बात, इससे कुछ एक फजा इतनी खराब सी हो गई है कि लोग थोड़े से जरूरत से ज्यादा बोल्ड हो गए हैं बात करने में। यानी कि अदालतों बजाय कि पार्लियामेंट का भी एहतराम हो, सियासतदानों का भी एहतराम हो, मुसल्लह अफवाज का भी एहतराम हो, सारे इदारे मोहतरम है हमारे लिए, मुल्क के लिए, अदलिया का भी एहतराम हो, और अदलिया के पास तो फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी है। अब उसमें ये है, मसला ये हो गया कि यहाँ पे चूंकि सरदार तनवीर इलियास जो थे, वो पहले भी आपको याद होगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ब्लूम जो सफीर थे वो भी बैठे थे, वजीर आजम शाबाशी तकरीर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने थोड़ा बढ़ चढ़ के को बात करने की कोशिश की जो डेकर के खिलाफ है। तो एक बैनुल अक़वामी डेकर होता है कि जब कोई एक बड़ी रस्मी किस्म की महफिल हो या इस फंक्शन हो रहा हो, तो उसमें आप इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकते, भले आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या जो भी हो। एक प्रोटोकॉल का एक बाकायदा एक उसका एक कदगन होती है। लेकिन वो बोले तो शहबाज शरीफ को स्टेज से कहना पड़ा कि आप ना करें, वो थोड़े से हैं जरा दबंग। लेकिन ये बात है कि चूंकि आपकी हदूद है तो दबंग होने से नुकसान भी हो जाता है। सब अदालत ने 2 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया अपना जवाब तहरीर करने के लिए। तो क्या 2 हफ्ते में अगर वो अपना माफी मांग लेते हैं या कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, कोई फैसला ये अपील हो जाएगा? हाँ, देखें अदालतों का जो रुझान है ना, गुज़िश्ता कई सालों से ट्रेंड देखें। वैसे तो नून लीग वाले कहते हैं जी हमारे बंदों को तो ये माफी नहीं, लेकिन ट्रेंड उनका मजमूई जो है वो ये है कि नरमी वाला होता है। बुनियादी तौर पे मकसद कुछ जेल भेजना नहीं होता, अदालतें या जजेस खुशी से नहीं जेल भेजते सबको, क्योंकि अदालतों के अंदर एक डिक्टम है, एक प्रिंसिपल है
वो कहते हैं कि जो भी अक्यूज है या जो शख्स डॉक में खड़ा है, कटहरे में खड़ा है और अदालत के रूबरू पेश है और खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ देता है, वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। मेरे तो एक दोस्त हैं, वो बड़े सीनियर लॉयर हैं, वो कहते हैं कि वो अदालत का दामाद होता है। यानी अदालत इस तरह उनके साथ मोहब्बत से पेश आती है कि ये अब जब अदालत के सामने आ गया है तो पता नहीं इस पे इल्जाम गलत हो या इसे कोई जो कोताही हुई हो, तो इसलिए अदालतें अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यहाँ चूंकि उनकी तरफ से तौहीन अदालत हुई, अब तौहीन अदालत में अदालत ने एक मरतबा तो उन्हें नोटिस दे के मौका दे के सजा दे दी। नोटिस दिए, वो अदालत गए नहीं है, हाँ जी, वो पे आज उन्होंने नाहिल कर दिया। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नाहिल कर दिया। अब दूसरा ये भी है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर को, ये मैं चूंकि कानून का माहिर नहीं हूँ, मेरी दानिश्त में उनके पास इस्तिस्ना भी नहीं है, जिस तरह के वजीर आजम पाकिस्तान के पास है। यानी वो इस्तिस्ना ये है कि अगर वो कोई अपने फराइज की बजावरी में उसमें कोई किसी तरह का कोई उनसे कोई ऐसा मामला सरजद हो जिसमें कोई बड़ा जुर्म या मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो, तो उनको अदालत तलब नहीं कर सकती या अदालत उन पे कोई फर्द जुर्म नहीं आयद कर सकती फराइज की बजावरी में। पिछले कई दिनों से वफाकी हुकूमत भी अदलिया पर हमले कर रही है। तो आप देखते हैं कि आज के फैसले का ये वफाकी हुकूमत को मैसेज देना है कि आप पे भी ये कंडेम्प लग सकती है। नहीं, देखें, कंडेम्प तो लग सकती है। इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि इसमें भी उनके लिए मैसेज है। हाँ, मैसेज तो होता है इसमें। देखें, अदालतें आजाद कश्मीर की बज़ाहिर तो हमसे आजाद हैं, क्योंकि आजाद कश्मीर का अपना एक सुप्रीम कोर्ट भी है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मातहत तो नहीं है, लेकिन चूंकि अमलन आजाद कश्मीर पाकिस्तान के, हाँ जी, आजाद अमलन, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो बैन अल-अक़वामी जुबान में हमें कहनी चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ कवानीन है उनकी हम पर कदगन है, तो उस हिसाब से हम ये नहीं कहते कि वो हमारे मातहत है। लेकिन अमलन वो, क्योंकि इंडिया भी इस बात को समझता है कि जिस तरह उन्होंने वो कब्जा किया, वो तो हमारे को कह रहे थे कब्जा हालात में, तो वो आजाद कराया, आपने आजाद कराया, हमारी अफवाज ने, हमारे मुजाहिदीन ने, कुर्बानी है हमारे लोगों जी जी, मेरे अपने कुछ अजीज थे जो उसमें शहीद हुए, तो ये बड़ी कुर्बानियों से लिया गया। लेकिन मेरा जाती ख्याल है वहां भी कोई डाइकोटमी ऑफ पावर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमारी ब्यूरोक्रेसी भी करती रही है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मैं आजाद कश्मीर अक्सर जाता था, तो वहां के कई वज़ीर आज़म मेरे दोस्त थे, तो पाकिस्तान की तरफ से जो वहां तैनात चीफ सेक्रेटरी होता था, जैसे जलाल हसन जैदी साहब थे, जलाल हसन जैदी साहब, वो बड़े जाहो जलाल वाले थे। तो वजीर आजम आजाद कश्मीर का जो प्रोटोकॉल था वो उनसे कम होता था और वो वजीर आजम उनसे इस तरह मिलता था झुक के, जैसे कि वो एक उनके वाइस रहे होते हैं। ये कुछ ज्यादतियां हमारी तरफ से हुई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी फराइज की बजावरी में कोताही हुई है तो उसमें तो उनको भी इस्तिस्ना होना चाहिए। लेकिन अगर अदालत शहबाज शरीफ को तलब करे तो वो फिर इस्तिस्ना उन्हें साबित करना पड़ेगा, ठीक है, अदालत में किसी अच्छे लॉयर से। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता कि वो गैर आईनी काम करें और फिर उस पर क्लेम करें कि जी मुझे इस्तिस्ना है। सर, वज़ीर आज़म की ना भी हो, आपने देखा मरियम नवाज जजों की सरेआम तस्वीरें लहराती रही, वीडियोस चलाती रही, इसी तरह वफाकी वज़रा भी हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम को पाकिस्तान ने किसी तरह का भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप इस फैसले के बाद आप देख रहे हैं कि इन पे कोई असर होगा इस फैसले का? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज सिरे से ही गलत है कि किसी भी इदारे को, लेकिन जब हम अदारे जब बन जाते हैं तो अदारे मुल्क कौम का एक सरमाया है, उस सरमाए को मैलाइन करना, उनका इमेज टार्निश करना, कहते हैं ना चेहरा उनका काला करना, उन पे कालक मल देना, ये इससे लोगों का, कौम का एतमाद रियासत पे और इदारों पे खत्म हो जाता है। तो इस लिहाज से वो सियासतदान, भले वो मरियम है या मरियम के साथ कोई और है, या माजी में इमरान खान भी करते रहे जजों को मुखातब होकर, जैसे चलो एक छोटी जज थी लेकिन जज तो जज ही होता है ना जी, क्योंकि जज जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो मैंने बड़े बड़े वकला, इजाजुल एहसन छोटा जज तो नहीं है, नहीं, मैं वही कहता हूँ कि मैंने नहीं, जेबा वो जो जेबा जज साहबा थी जिनको इमरान ने कहा था वो तो जज। अब जज का ये होता है कि मैंने बड़े बड़े वकला को, मैंने ऐसे भी वकला को जानता हूँ जो 50-50 साल से कानून पढ़ा रहे हैं, जिनके दाखिल होते ही उनको चीफ जस्टिस भी बात इस तरह अदब से सलाम करते हैं, लेकिन वो भी जब जाते हैं तो अदालत में इस तरह सर झुकाते हैं इंसाफ की कुर्सी, यानी वो यानी एक फर्द के लिए नहीं करते, वो इंसाफ की कुर्सी। और आपको पता है कि कहा यह जाता है कि अर्श पर सबसे पहले मुनसफ को उठाया जाएगा, यानी उसका मुनसफ का इतना बड़ा दर्जा जो इंसाफ करता है। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल है कि ये इस हद तक तजावज करना जो
इसको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरह मलाइन करना जिस तरह मरियम कर रही हैं, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत। फिर ज़ेबा वकार की जब तौहीन की वो गलत हाँ, थी, हाँ, लेकिन इंसानी हकूक के बड़े लंबरदार भी खड़े हो गए हाँ, उस पर। लेकिन जब मरियम नवाज कर रही है एजाजुल एहसन पर बिल्कुल जस्टिस मुजाहिद किसी नकवी तौर साहब भी पर, वो जवाब नहीं है उसका, ठीक है, किसी तौर भी ना अखलाकी जवाब है, ठीक है, ना किसी तौर पे कानूनी जवाब है। और अदालतों को चाहिए कि अगर उनको सजा ना भी दे तो वार्निंग जरूर सर्विलेंस कर करें, सकती है, उनको तलब कर सकती है, उनको वार्निंग जरूर दें। उनको वार्निंग दे सकती है, उनको नोटिस दे के तलबीका बुला के कहा जा सकता है कि अपनी तौजीह दें, अपनी वजाहत दें कि आपको क्या गिला है। हमारी तरफ से जब हम इंसाफ की सीट पे बैठे हैं तो हम इंसाफ करेंगे। ये तो नहीं हो सकता, आप देखें, आप एक जज के पास केस आता है तो केस के तो दो रुख होते हैं ना जी, या तो वो दाएं को जाएगा या बाएं को जाएगा, दरमियान का तो कोई रुख नहीं होता। जज तो ये नहीं फैसला कर सकता कि अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है, इफ एंड बट से तो नहीं फैसला होगा। फैसला तो क्लियर होगा कि जी हम दो बंदे हैं, सैफ रहमान ने एक जुर्म सरजद हुआ इससे, तो शवाहिद बताते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताता है, गवाहियां बताती हैं और कोरोबरेटिंग एविडेंस बताता है, और अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा ताज़ीरात पाकिस्तान फलां फलां के तहत इनको सजा दी जाती है। वो अदालत दो राय में नहीं जा सकती। हाँ, अदालत अलबत्ता एक बात जरूर, अदालत के अंदर एक रहम का जज्बा होता है, वो तमाम अदालतों में होता है कि शक का फायदा जरूर दिया जाता है कि ये ना हो कि किसी ने गलत नाम लिखा दिया हो और गलत गवाहियां भी दे दी हो, तो इसलिए छान फटक बड़ी की जाती है। तो मेरा ख्याल है तनवीर अलियास हो, मरियम नवाज हो, तो उनको माफी मिल जाएगी, इमरान खान, मेरा ख्याल है मिल जाएगी, मेरा ख्याल है मिल जाएगी, क्योंकि जब वो अदालत के पास जाके सबमिट कर देंगे ना, सरेंडर कर देंगे, तो अदालत इसमें हमेशा फराखदिली का मुजाहरा करती है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। चंद एक वाकयात हुए चूंकि उसमें निहाल हाशमी को नहीं माफी मिली थी, तलाल चौधरी वाला, वो कुछ थोड़े से ज्यादा भी तेज बोले थे। ये भी मेरे इल्म में है कि कुछ जरूर से जायद, और फिर ये होता है कि जाहिर अदालत में भी इंसान ही बैठे हुए हैं, तो अगर वो समझते हैं कि ये तौहीन का एक ऐसे दर्जे पे चले गए हैं तो जिसके बाद सजा ही इनकी जो है इस्लाह का बायस होगी। सजा का भी बुनियादी मतलब इस्लाह ही होता है। ठीक है, तो वो अगर ये, मेरा ख्याल है ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये इस तरह जो अदालतों पे कीचड़ उछालना, पहले फौज पे भी उछाला गया, वो भी गलत है, क्योंकि फौज भी तो एक अदारा, फौज को एज अदारा देखे ना। जनरल बाजवा तो फौज अकेले फिर भी नहीं है। जनरल बाजवा का ठीक है, हुक्म तो मानेगा सिपाही, ठीक है, लेकिन सिपाही तो चकोठी पे चलास के बॉर्डर पे बैठा है। आप अंदाजा करें, मैं कई फौजी अफसरों को मिला हूं, और एक प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो मशरकी पाकिस्तान में कैद हुए, वो मेरे अजीज हैं, इस वक्त वो कोई 90 के करीब उनकी एज है। तो अब भी उनको कभी कभी दर्दें होती हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, बल्कि आज ही मुझे बता रहे थे कि हमारे आटे में शीशा पीस के भारतीय फोर्स हमें खिलाती थी मुसलमानों से नफरत की वजह से, रोटी यानी कि रोटी के हाँ जी। और वो कहते थे कि हमें बाकायदा लिटा के तो छातियों पे जोर से बूट मारते थे। वो बूट भी आपको पता फौजी, वो इतनी बड़ी उसकी एड़ी होती है। तो वो कहते हैं अब भी मुझे, यानी 40-50 साल गुजर गए हैं उस कैद को, जो भारत के कैद में रहे, तो अब भी मुझे वो पेन होती है। तो ये है कि ये चीजें हमने देखनी है कि फौज, जब हम कहते हैं तो फौज में वो सिपाही भी शामिल है जो अपनी कुर्बानी दे रहा, अपने बच्चों से दूर है और मीलों दूर है। फौज सरहदों पे है तो हम महफूज हैं। और आप देखेंगे मोर्चे में बाज़ औक़ात, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, अजीब सी बात है, जब जंग होती है, तो आप तो मेरे बेटों से भी छोटे हैं, सन 65 की जंग में हम बहुत छोटे थे, नौजवान थे, मैट्रिक में था मैं, तो हमने देखा कि मोर्चों पे बाज़ औक़ात आपको पेशाब का टाइम नहीं मिलता। नहीं, पता नहीं कैसी कैसी कुर्बानियां वो लोग देते हैं। अच्छा। और मुकाबला करते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है, जंग की बड़ी तबाहकारियां होती हैं, मुसल्लह अफवाज के लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं। फिर दहशत गर्दी का अफरियत भी आप देखें बड़ा अरूज पे है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं भटके हुए जो पाकिस्तान की सालमियत को मतलब पाश करने को तैयार हैं। उनके पीछे भारत भी है, इसराइल भी है, और जब हम घर के अंदर से कमजोर होंगे तो हमारे दुश्मन तो फिर उनके लिए तो इससे बड़ी खुशी का मौका ही नहीं होगा। मेरे साथ गुफ्तगू काफी अच्छी चल रही है, तो हमें एक छोटे से वक्फे पे जाना होगा। जी जरूर नाज़रीन, हमें एक छोटे से वक्फे पे जाना होगा। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। मियां साहब, कल से एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है BMW का, मरियम नवाज के हवाले से। तो मरियम नवाज थी जो पहले कहती थी कि मेरी लंदन में क्या तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो कह रही है कि मेरी कोई BMW कार नहीं है, और उनकी कार के अंदर बैठे BMW की एक वीडियो भी, पिक्चर्स भी लीक हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं कल एक ऐसे ऑफिस में बैठा था जहां पे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही, तो उसमें बाकायदा हमारे कुछ मीडिया के लोग बड़ा पीछा कर रहे हैं इन चीजों का, और वो काफी खोज के साथ स्टोरीज निकाल रहे हैं। ये उनका काम है और निकालने भी चाहिए, लेकिन ना मैं अगर सब पे कीचड़ उछालूंगा JIT की रिपोर्ट में लिखा और फिर मैं कहूं कि जी मैं बिल्कुल नहाता धोता हूं तो बाकी सारे ठीक है जो है वो गलत हैं, ये तो नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ एक अप्रोच तो ये थी कि कानून से हम बालातर अपने आप को समझें। ठीक है, देखिए, इक्तदार में हमारे यहाँ लोग ज्यादातर लोग, मैं सबके बारे में नहीं कहता, आते हैं उस इस्तिस्ना हासिल करने के लिए कि हम जो कुछ भी करें, जो भी ला कानूनियत करें, चाहे तोशा खाना किया है चाहे कुछ और है, वो हमें को पूछे ना। ठीक है। मुझे याद पड़ता है कि मैं चूंकि अक्सर एज सीनियर सहाफी ट्रैवल करता था वुज़राए आज़म मुख्तलिफ के साथ, उनके जहाज़ों में, उनके हेलीकॉप्टर्स में, और एक मरतबा का मुझे याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो खालिद मकबूल थे, वो जनरल भी थे हाजिर सर्विस, और वो गवर्नर भी थे, बेपना ताकतवर ओहदा था उनका। तो वहां से मुझे कॉल आई, तो वो कहने लगे जी कि आप हमारे कल मेहमान हैं साहब साहब। मैं गया तो मैं गवर्नर साहब के साथ हेलीकॉप्टर में, और एग्जेक्टिव एयरपोर्ट से, जो ये वाला एयरपोर्ट नहीं जहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं होती, आपको कोई चेक नहीं कर सकता, मैं उनका चूंकि मेहमान था, 2 फौजी स्मार्ट हमारे मेजर जो साथ थे हेलीकॉप्टर में, जहां जहां गए हमारा बहुत इस्तकबाल हुआ, और हम कई जगहों पे गए। एक DIG साहब थे, उनको मैं जरा पसंद नहीं करता था, उन्होंने मुझे भी सलूट मारा चूंकि मैं उनके साथ था गवर्नर के। तो बहरहाल मैं हैरान हो गया कि जहां जहां हम जाएं लोग इस तरह खड़े हैं जनाब अपनी फरियादें लेके। वो मैंने कहा ये जो बादशाह सलामत होने का एहसास है ना, ये आपको वो नशा देता है। ठीक है। और वो इक़्तिदार से आप जाते नहीं, इसलिए इक़्तिदार से चिमटते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, तोशा खाना में BMW आज ही मेरे बेहोदी, मैं कहूँगी तोशा खाना से BMW ली चंद पैसों के एवज, हाँ जी, और टैक्स रिटर्न में शो भी कर दी, लेकिन अब वो आवाम के सामने क्यों नहीं मानते भी हमने ली है या नहीं ली? जैसे कभी कोई बंदा चोरी करके कभी मानता है, तो ये बात है। आप तो ये तो फिर भी चलो, ये तो जद में आ जाते हैं। गड़ी वाला तोशा खाना तो खत्म हो गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको मैं सारी डिटेल्स बता दूं तो ऐसे ऐसे पर्दा नशीन इदारे भी हैं कि जहाँ तोशा खाना, तोशे गए हैं, यानी तोहफे गए हैं। इदारों को अभी छोड़े, सियासतदानों जब बदनाम हो रहे हैं गड़ी चोर से लेके, मैं वही कह रहा हूँ ना कि और बदनाम भी कौन करा रहे हैं। देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? आप देखिए, हम मीडिया वाले हमें इदारे भी देते हैं खबरें जी। अच्छा, इदारों के अंदर भी एक राइवलरी होती है, रकाबतें, मतलब एक इदारे का ये अफसर जो है दूसरे से उसकी है। अब उसको पता होगा कि मुझे सैफ रहमान को खबर इसने दी है, वो मुझे उसके काउंटर खबर देगा, हमारा काम है उसकी तहकीक कर लेना। अच्छा, खबरें दोनों ही ठंडी होती हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे वो जाके किसी ना किसी को हिट कर रही होती है। तो ये एक सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वैसे तो माजी में आपने देखा होगा कि अमेरिका में वाटर गेट स्कैंडल हुआ था जी, और उस पर एक सदर को अपनी सदारत से प्रेसिडेंट निक्सन को हाथ धोना पड़ा था। तो वो यही था कि बगिंग होती थी। हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा रिवाज है, और अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक ये ISIN पे हम इल्जाम लगाते थे, अब IB वाले भी बड़े बदमाश हो गए हैं कि वो सिविल अदारा है, लेकिन उनके पास भी वो मशीनें आ गई हैं ईव ड्रॉपिंग की, और उनके पास भी वो फैल्कन और पता नहीं क्या क्या उनके नाम है मुख्तलिफ, जिसके जरिए ये जो रोज आप ऑडियो लीक्स देख रहे हैं, वीडियो लीक्स देख रहे हैं, जी तो IB के जरिए आ रही है, ये IB के जरिए आ रही है। ये ज्यादातर IB भी है और कुछ IB से भी आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर। और कुछ दीगर इदारे भी जो थे, और कुछ मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ इदारे हमारे यहाँ नौजवानों में कुछ ऐसा टैलेंट उन्होंने ढूंढ लिया है
जो आईटी के बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपर्ट है। और उन लोगों को, उन बच्चों को मैंने देखा है कि उनको बकायदा एजेंसियां बुला के कहती हैं कि हमें ये पासवर्ड तोड़ दो, ठीक है, और ये चीजें कर दो, ये हैकिंग कर दो, या जो भी है, और वो बड़े माहिर हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने जहां पे फायदा दिया वहां पे नुकसान भी किया। तो उसमें हमें जाहिर है ये चीज को गवर्नमेंट रेगुलेट इस तरह तो नहीं कर सकती कि मुकम्मल ही बैन लगा दिया जाए, लेकिन ये है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। वजह यह है कि जितना भी हम किसी एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, गंदा करेंगे, तो मेरे ख्याल पवित्र तो कोई भी नहीं हमने। तो वो अब ये है कि इसलिए हमें इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ कि तमाम पार्टीज मिलकर एक फैसला कर लें। देखिए माजी में एक हुआ था, हालांकि हम लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्रिटिसाइज भी करते हैं, मारे भी उन्होंने बड़ी खाई, मोहतरमा की पार्टी ने तो बहुत ज्यादा खाई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तो ये आलम था कि वो आज सुबह उनको कराची में बुलाया जाता था, अगले दिन उनकी पिंडी में तारीख होती थी। मैं खुद भी केस जिंदगी में काफी भुगते हैं, और मुझे याद पड़ता है कि केस को भुगतना एक अजाब होता है। ठीक। और उसमें अगर आप पे फर्द जुर्म लगी हो किसी फौजदारी मुकदमे की, तो अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो अदालत आपकी जमानत कैंसिल कर देती है। ये तो इमरान खान तो बड़े लगी हैं, ये तो उनको अपनी मर्जी से जाते हैं अदालत में, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत तंग करते हैं। अभी तक रिलीफ ही मिला है उन्हें। हाँ, अब क्योंकि अदालतें बहुत तंग करती हैं। ये नहीं कि वो कोई उनकी कोई ट्रेंड शौक है कोई तंग करने का, एक रवायत है। वैसे तो वो बड़े बड़े मेरे दोस्त थे जानने वाले, उनके वाले साहब थे बुजुर्ग, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके ऊपर को कत्ल का इल्जाम था 2-3 बाप बेटों पे। तो उन्होंने एक बहुत बड़े वकील जिन्होंने वो लिखी थी रियासत होगी माँ के जैसी, तो उनको कर लिया। अब वो जो चौधरी साहब थे वकील, बहुत बड़े वकील हैं, तो वो बिजी बड़े होते थे। उनका जूनियर आगे चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, उनका भी मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, चीफ जस्टिस साहब मैं उन्हें जानता हूँ, अब ये वाले नहीं, पहले वाले। ठीक है, साबिक है। हाँ, तो उनको वो आगे कहते जी चौधरी साहब बिजी हैं वहां। ठीक है। और वो जमानत का केस था। जमानत के केस में अदालत एक पेशी देती है, दूसरी में वो उड़ा देती है जमानत, लेकिन उनको देते थे। तो जहां जहां जिसका कोई जोर चल जाए वो हो जाता है। अलबत्ता ये जरूर है कि उसमें माजी में ये हुआ था कि मोहतरमा तो ऐसे था, और भी कुछ पार्टी के लीडर, जब हम भी उन्हें चेत करते थे आज मीडिया लोग, तो हमें किसी ने कहा जी आज से हाले लेके जा रहे हैं, हम से हाले के पीछे जाते हैं, अपने बंदे रिपोर्टर्स भेजते हैं, पता चला उन्हें कराची ले गए, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से लांडी, पता नहीं क्या क्या, अगले दिन फिर किसी और जगह बलोचिस्तान। यानी वो महीने में कोई 200 पेशियां, जो इंसान जिस्मानी तौर पे भी नामुमकिन है। यानी जब रियासत जाबर होने पे आए, और रियासत से मुराद वही वो अदारे के जो बहुत मुंहजोर हैं, तो उसमें जो कम मौजूर अदारा रहा है वो पार्लियामेंट ही रही है, और पार्लियामेंट को बेचारी को रगेते इसलिए कि वो अवाम की है। सर आपको नहीं लगता है एक लीडर है सियासी जो कि पाकिस्तान में रह कर रिलीफ हासिल कर रहे हैं, और एक लीडर जो कि लंदन में बैठे हैं उनको बड़ा लंबा रिलीफ मिला हुआ, इनमें कंपैरिजन करें तो फिर कौन सा ठीक? देखिए ना, अब उनको त्यारा आ रहा है सऊदी अरब से लेने, और ले आ गया शायद। पाकिस्तान तो नहीं आएगा वो तो अपने वो अब देखे ना कि पहले भी तो उन्हें सजा हुई थी, एक सऊदी में मीटिंग होगी, मुशर्रफ के दौर में सजा हुई थी, वो सजा बाद में उसमें भी सऊदी अरब वो चले गए। और हम अब सऊदी अरब तो हमारे दोस्त मुल्क हैं, और फरमा रवा हैं, और होली मॉस्क से वो कस्टोडियन है हरमैन शरीफैन के, तो उनका एक बड़ा मुकाम है, उनके बारे में हमको रायदानी कर नहीं सकते। लेकिन यह है कि बहरहाल उनकी इंटरवेंशन, उनकी मुदाखलत हुई थी, तो उनका 10 साल का मुआहदा वो कम होके पाकिस्तान आ गए थे। तो अब अगर फिर वही उनकी तरफ से फिर कोई इस तरह की इंटरवेंशन होती है, तो ये सजा जो है ये जजा में बदल जाए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी सऊदीया पहुंच गई हैं। जी, पहुंच गई। नवाज शरीफ साहब भी कल या परसों ने ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी, तो क्या वहां पे कोई अच्छी खबर आने वाली है? कोई अच्छी? मैं तो कहता हूँ अच्छी खबर तो मैं इस चीज को समझूंगा कि वो अगर इतने बाअसर हैं जिस तरह के हैं, तो मेरा ख्याल वो फिर इस वक्त मुल्क में तो जो मकबूल लीडर है वो तो इमरान खान है, वो उनको भी दावत मीटिंग होने जा रही है सऊदीया में। जी, सऊदीया में कोई अहम मीटिंग होने जा रही है, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे हालात बन रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि अगर वो किरदार देखे ना, अगर चीन ने किरदार अदा की है कि अरब और अजम सऊदीया में और ईरान की पुरानी दुश्मनी को काफी हद तक, अभी ये तो नहीं कहते कि मुकम्मल ही खत्म हो गई, लेकिन काफी हद तक दोस्ती के करीब ले गए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप मुआहिदा हो गया उनमें। वो तो मैं वही कहता हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ भी हो जानी चाहिए, पोटेंशियल बहुत है। देखिए ना, एक पॉपुलैरिटी भी एक फोर्स है,
इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी एक फोर्स है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये जो है इनके पास वो एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ये भी एक फोर्स है अगर इसका कॉम्बिनेशन बन जाए। अब जरदारी साहब के बारे में मैं आपको हैरान कोने के इंकशाफ करने लगूं। एक बहुत बड़े एंकर हैं जो इस वक्त बड़े नामवर एंकर बन गए हैं, जिनके पास तैयारा भी है अपना। अच्छा। तो वो जब बड़े अरूज पे आए तो मेरे पास एक खुफिया एजेंसी के बहुत सीनियर ऑफिसर बैठे थे, ठीक है, हिसास अदारे के। तो मैंने उन्हें कहा जी ये खबरें आप देते हैं? उन्हें कहा नहीं जी हम तो नहीं देते। तो मैं कहा जी कौन देता है? मैं कहते इतनी खबरें तो हम भी रिपोर्टर हैं, 30-35 साल हो गए हैं, हमें भी आराम से नहीं आती खबरें, बहुत मेहनत करने के बाद आती हैं। तो कहने इनको जरदारी साहब देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जरदारी साहब को तो इक़्तिदार से निकले 3-4 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी वो 5 साल जो सदर रहे हैं उन्होंने इतने वेल एंट्रेंच्ड हो गए थे ऊपर से नीचे तक, तो उन्होंने पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही जो है ना उनका गुलाम से मतलब मुती है। तो कहीं ना कहीं से अंदर से फाइल से कुछ चीज निकाल के वो उनको दे देते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन आगे चल जाती है। तो ये है कि जरदारी का वो इन्फ्लुएंस, और अगर शहबाज शरीफ का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जो इसकी चाइनीज भी मुतरिफ है, मुझे खुद उन्होंने कहा चाइनीज में, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, और सऊदी में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। मेरे ख्याल के खान साहब जो है वो सऊदी फरमान वो आपको रिफ्यूज नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी अगर उनको समझाया जाए कि जी ये आपने जो हर वक्त का एक सिलसिला बना दिया कि मैं जो मीटिंग है वो मुज़ाकरात की पेशकश मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई बेहतरी का कोई इम्कानात है, लेकिन आखिरी टाइम पे कशीदगी कम की जाएगी दोनों पार्टी। जी मेरा ख्याल है होगी। आखिरी टाइम पे क्या सूरत हाल निकल दिया वो तो अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट गए, आइन की जुबली कि उन्होंने वहां पे एक तकरीब रखी हुई थी। जी जी। तो काफी आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि उनका वहां जाना मुनासिब नहीं था, उन्होंने शो कर दिया वो पीडीएम के साथ हैं। मुझे फिर ये बताया गया कि ये आईनी कन्वेंशन है, ठीक है, आइन 1973 के आइन का जो गोल्डन जुबली है, तो उस हवाले से आप भी चूंकि आइन की बात, लेकिन वहां पे तो आइन को तोड़ने की बातें होती रही और सियासी बातें होती रही। नहीं वो कहते हैं कि उनकी तकरीर से पहले भी जरदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म में सियासी बातें की। हाँ, ये वाज़े उन्होंने ये किया कि मैं असेंबली में नहीं आया, मैं आइन के कन्वेंशन सर वो अकेले आए थे, बाकी जिसमें और लोग भी थे। हाँ जी। इसमें एक बात है उनके बारे में, कल सलमान अकरम राजा ऑन रिकॉर्ड आए हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने भी ये बात की कि अगर बाकी जजेस नहीं गए तो ये भी ना जाते, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की कि वो इंतहाई अपराइट हैं और गैर मुतनाज़ा जज है, जबकि वो एक ऐसी पार्टी के वकील हैं जो काजी फायजी साहब को पसंद नहीं करती। यानी ये बात मुझे अच्छी लगी कि यानी कि उन्होंने अपनी राय में सिर्फ वकीलों वाली राय वो पार्लियामेंट में जाके मुतनाज़ा हो गए। हालां मैं ये समझता हूं कि तमाम बड़े जजेस को इनवाइट किया, उनको जाना चाहिए था। मेरी राय में उनके जाने से ये था कि पार्लियामेंट, देखिए अब तक ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जजेस हो सकता है मुझसे नाराज ना हो जाएं, जजेस पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझ। सर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई तफरीक नजर आ रही है इन दिनों में? सुप्रीम कोर्ट में तो तफरीक सामने आ गई। जस्टिस अतरम अल्लाह का इख्तिलाफी नोट देख लें, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वजह बन सकती है कल की जुबली में तकरीब में ना जाने की। ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि तफरीक तो थी लेकिन अतरम अल्लाह भी आ सकते थे अगर सिर्फ ये बात थी तो। लेकिन मैं समझता हूं कि एक इसके पीछे ये सोच नहीं थी, इसके पीछे जो बुनियादी सोच मुझे दिखाई देती है कि हमारे यहाँ अदालतों में भी एक जोम सा पाया जाता है कि पार्लियामेंट के लोग जो हैं ये तो ऐसे ही हैं, लल्लू पंजूसे हैं, पैसा खर्च के वोट खरीद के आ जाते हैं। और यही तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट में है। एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हम जब मिलते थे तो वो कहते थे ये सिवीज और फलां और एक लफ्ज पहले बोलते हैं जो मैं नामुनासिब है यहाँ कहना, गैर पार्लिमानी हो जाता है तो वो अंग्रेजी का गंदी गाली तो नहीं है, लेकिन वो उनके यहाँ भी ये तासर है कि ये कमजोर, जैसे कमजोर हैं तो कमजोर को गाली भी दे देता है। अपने नोट में लिखा कि सियासतदानों को चाहिए कि अपने जितने भी मसाइल है मुतलका फॉर्म में हल करें। जब वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हार जाती है, वो नहीं हारते। हाँ नहीं देखिए ना, हल किए ना 1973 का जब आइन था जी, वो तो उसमें जो सख्त मुखालिफ थे एक दूसरे के, ठीक है, देखिए ना, जिसमें मजहबी सियासी जमातें भी थी। प्रोफेसर गफूर जो थे जमात इस्लामी बहुत बड़ी फिगर थे, और मैं आपको हमआहंगी की, सियासी हमआहंगी की बात कर रहा हूँ जो आपने कही है, वो मौजूद थे। मुफ्ती महमूद वो भी बड़े कद काठ वाले लीडर थे,
आला मौलाना फजलुर रहमान को तो हम मुतनाज़ा कहते हैं, लेकिन उनको लोग गैर मुतनाज़ा समझते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत थे। फिर खान अब्दुल वली खां, उनके जो भी नजरियात अफगानिस्तान के हवाले से थे वो अपनी जगह, लेकिन वो भी बड़े दबंग आदमी थे, गौस बसिंजो थे। यानी पाकिस्तान के जो बड़े नामवर तमाम लीडर्स थे वो सिग्नेटरी हैं उसके। तो ये एक बहुत बड़ा इत्तफाक राय था। वो इत्तफाक राय ये मैं समझता हूँ कि जज साहिबान ने अच्छी बात की है, उसी को सामने रख के। हालांकि 18वीं तरमीम पे लोगों को बड़ा गिले भी हैं कुछ लोगों को, ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम में तमाम पार्टीज में मिलकर 7-8 महीने डिलिब्रेशन की, मुज़ाकरात की और 18वीं तरमीम बनी, ठीक है, जिसमें मेरा ख्याल है, मेरे इल्म के मुताबिक पीटीआई के लोग भी थे। तो यानी कि ये इत्तफाक राय जब पहले हो गया तो अब क्यों नहीं हो सकता। एक बात काफी फायदी सा, वो अच्छा कहें उनको बुरा कहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल यह है कि लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। वहां जाना कन्वेंशन में उन्होंने ये कहा कि हम तो दुश्मनों से ज्यादा एक दूसरे के दुश्मन हैं। इतने तो हम शायद दुश्मनों के भी दुश्मन नहीं है जितने हम अपनों के हैं। तो ये फर्क मैं सोसाइटी में भी देख रहा हूँ। एक घर में मसलन कोई एक इमरान खान को पसंद करता है, एक नवाज शरीफ को करता है, तो वो एक दूसरे को गाली गलौज पे उतराते हैं। तो जबकि ये देखें कि 1 करोड़ 68 लाख वोट इमरान खान की पार्टी को मिला, 1 करोड़ और 2-3 लाख वोट उनको भी मिला। इसका मतलब है कि अगर आरटीएस वाली बात भी छोड़ दें, उसमें बेईमानी हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने की, किसने की, इमरान को जिताया नहीं जिताया, तो 1 करोड़ वोट उनको भी तो पड़ा ना, उनको भी, और चलो 60-70 लोग बाकियों को मिला लें। तो वो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो माजी के तकरीबन तमाम लीडर के बाकी पार्टियों से भी बहुत ज्यादा है इज्तिमाई तौर पे। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी वजह है इलेक्शन में रुकावट की? ये वजह है, बिल्कुल ये वजह, बेसिक वजह यही है। कोई फंड्स वगैरह, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, देखिए कोई बुनियादी इशू ही एक है, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएम है या हुकूमत मतलब फंड्स का बहाना और सिक्योरिटी इशू, ये 21 अरब रुपया देखे ना, एक रकम वक्फ कर दी गई है, वो इतनी बड़ी रकम नहीं है हुकूमत के लिए। लेकिन उनकी असेसमेंट ये है कि उनकी एजेंसियों ने भी बताया और उनके जो अपने एमएनए हजरात है कि जी इस वक्त पॉपुलैरिटी की जो वेव है वो वेव इमरान खान के हक में है। अब ये चाहते हैं कि जो इक़्तिदार हाथ में है बिल्कुल टोटली लूज ना कर दें, तो बहुत बड़े लूजर ना हो। हालांकि मेरे हिसाब से कि ये अगर 1 करोड़ वोट पहले ले गए, वो तो खैर कौमी सतह पे लगे ना, तो वो अब उसमें अगर कट भी पड़ेगी तो आधे के करीब तो फिर भी ले जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं अभी भी पंजाब के अंदर। सर लास्ट मिनट चल रहे हैं हमारे, आप हमें बता दें कि 4-3 और 3-4 की जो बहस है जजिस के फैसले की, ये कब खत्म होगी और क्या जजिस के फैसले के बाद आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए ये भी मामला आज कल लास्ट डेट गुजर गई है, जो भी उन्होंने फंड्स वगैरह किए थे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। मेरा जाती ख्याल है इसमें मैं एक अपील करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, पॉलिटिकल अच्छी बात है, लेकिन जहां मुल्क में गदर की सी सूरत हाल हो, झगड़ा हो, अदारों में झगड़ा हो, अदारों पर गाली गलोच हो, अवाम आपस में गुथम गुथा हो, वहां वो इंटरवेन करें और कहें जी हम आपके सज्जन हैं इस मुल्क के, हम आपके मुहाफिज हैं, आए सब मिल बैठ के एक फैसला कर लें कि हमने लड़ना झगड़ना नहीं और हमने अमन के साथ इस फलानी डेट को जून की रख लें, जुलाई की रख लें, मई की रख लें, ये इलेक्शन करने। अब मेरा ख्याल कोई ना करेगा ही, तो इसमें ये रोल अगर हो जाए तो बेहतर है। तो आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं 14 मई को कि नहीं? मुझे 14 मई तो गुजरती नजर आ रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मई से ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर इलेक्शन नहीं करवाते, अगले इलेक्शन कंडेम किस पे लगेगी? कंडेम तो फिर काबीना पे लगती है, इन पे भी लगती है, शहबाज शरीफ पे भी लगती है। अब अदालत उसमें क्या ओपिनियन लेती है। इलेक्शन एक साथ ही होंगे पूरे मुल्क में? मेरा ख्याल है कि इस तरफ सोचा ये जा रहा है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है और गालिबन चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को हाईएस्ट कोर्ट जो है वो अक्सर सपोर्ट करती रही है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है। अब इस वक्त क्या लेटेस्ट सूरत हालात। मेरे साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज वक्त दिया अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे बड़े तफसीली उन्होंने हमें बताया और हमारी रहनुमाई भी की। हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान इन करंट सिचुएशन से बहुत जल्द जो कशीदगी की सूरत हाल बहाल है वहाँ से निकल आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट उसामा इजाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।